नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो फिजिक्स के प्रश्न होंगे ये आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो भाग 1 है इसमें हमने कौन कौन से फिजिक्स के बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाइड्रोजन बम का विकास किसके द्वारा किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन आपका बी 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। बेहतरीन प्रश्न है। पृथ्वी का वह कौन सा बिंदु है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है यह शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका दिए गए प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो आप याद रखिएगा, इसकी जो व्याख्या है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा जो है इसकी व्याख्या की जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो यह क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा न्यूटन का जो पहला नियम है इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। न्यूटन का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे वाहन में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूटन के पहले नियम का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, किसकी सहायता से फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे हर्ट्ज में जो है आवृत्ति मापी जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है आपको पहचानना है, इसमें से सदिश राशि कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, सदिश राशि कौन सी नहीं है यहाँ पे पूछना है, पूछा गया है। तो इसमें से आपका जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है, बाकी के तीनों आपके सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ उनको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियों की खासियत क्या होती है, इनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो सदिश राशियाँ होती हैं इनमें परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन हो गया, वेग हो गया और त्वरण हो गया, ये तीनों जो हैं सदिश राशियों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। वहीं अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, यहाँ पे कुछ हमारी मूल राशियाँ हैं, जो हमारे 7 मूल मात्रा के मूल राशियाँ हैं, इनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे आप याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और इसका प्रतीक भी आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे
साइड में इन राशियों के प्रतीक भी लिखे गए हैं। समय का मात्रक आपका सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। उष्मागतिक ताप को जो है केल्विन की सहायता से मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है और ज्योति तीव्रता को कैंडेला की सहायता से मापा जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना, ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो एक चीज आप याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वह क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक चीज और आप याद कर लीजिएगा, न्यूटन की एक पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसको प्रिंसिपिया कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा इसको, न्यूटन की पुस्तक यह जो प्रिंसिपिया है यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा यही जो प्रिंसिपिया पुस्तक है, इसी पुस्तक में ही न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, न्यूटन ने अपने जो 3 गति के नियमों को दिया था, तो उन 3 गति के नियमों का जो प्रतिपादन है इसी प्रिंसिपिया पुस्तक में ही किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। माइक्रोफोन के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो आप याद रखिएगा, जो माइक्रोफोन होता है इसके द्वारा जो ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण किस रूप में होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनके जरा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है वह दिया गया है। यह एक ऐसा टॉपिक है छोटा सा जहाँ से प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे आते हैं। तो इनको एक बार आप देख लीजिए इत्मीनान से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक तो आपके एग्जाम में एनटीपीसी के परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो लाउड स्पीकर होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विद्युत बल्ब जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। विद्युत हीटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके अलावा सितार जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो पवन चक्की होती है यह गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सभी जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, इस फिजिक्स के वीडियो के अलावा मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बायोलॉजी के अपलोड किए हुए हैं। मैंने जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जो 2 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन 2 वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को कवर कराया है जो डायरेक्टली आपके एनटीपीसी की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो जो बायोलॉजी का वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, जो चाबी भरी हुई घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है?
जो पानी का घनत्व होता है यह अधिकतम कब देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी होता है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, पानी का जो घनत्व है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वह कैसा दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, कैडमियम की जो छड़ें होती हैं इनका जो उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़ों का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का बहाव। जो जल का बहाव है उसको क्यूसेक की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह जो डॉप्सन इकाई होती है इसकी सहायता से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना जो है किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो रिएक्टर पैमाना है इसकी सहायता से भूकंप की लहरों का आयाम मापा जाता है। ऑप्शन आपका जो दिए गए प्रश्न का है बी वाला 100% सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो जो फैदोमीटर होता है इसकी सहायता से समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? जो प्रकाश वर्ष होता है यह किसका मात्रक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दूरी यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके, तथा जो प्रकाश वर्ष होता है इसके द्वारा एक वर्ष में कितनी डिस्टेंस यानी कि दूरी कवर की जाती है? तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो डिस्टेंस है यह कवर की जाती है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये जो फैक्ट है कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा कि जो प्रकाश होता है उसकी जो चाल है निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा सूर्य से धरती तक पहुंचने में जो प्रकाश है उसको कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग जो है समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? जो हाइड्रोजन बम होता है यह किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित होता है और जो परमाणु बम होता है यह नाभिकीय
विखंडन पर आधारित होता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसका मात्रक होता है? क्यूरी जो है किसका मात्रक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक होता है वह क्यूरी होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इसकी बाहरी कक्षा में जो है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का जो उपयोग है ऊंचाई मापने में होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? यह जो सापेक्षता का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि न्यूटन की एक फेमस पुस्तक प्रिंसिपिया, न्यूटन की एक फेमस पुस्तक है प्रिंसिपिया। इसी प्रिंसिपिया में ही जो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण मतलब जो न्यूटन के गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे इसी प्रिंसिपिया पुस्तक में ही किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? सर्वोत्तम विद्युत का चालक इसमें से कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा, सर्वोत्तम विद्युत का चालक इसमें से चांदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य होता है वह अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वह लाल दिखाई पड़ता है, वह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही ऐसा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकाश की तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो कौन सी वह प्रकाश तरंग है जिसका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंगों का जो उपयोग है किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति की किसके कारण होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह गोलाकार आकृति की होती हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है वह कम होने लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो वायु दाब के कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो स्याही है वह निकलने लगती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में। आप याद रखिएगा, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें से क्या एक अपरिवर्तित रहता है, क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। एक्स किरणों का जो उपयोग है यह
आंतों के रोग के निदान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डिस्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो कार्य है रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। जो रेक्टिफायर होता है यह एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम जो वेवलेंथ है किस प्रकाश की होती है आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वह सबसे कम होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी। तथा किस रंग की वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है सबसे लंबी होती है? तो लाल रंग की। आप याद देखिएगा, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लंबी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाहनों में पीछे का यातायात यानी कि पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि जो आपकी गाड़ी होती है, जो गाड़ी होती हैं उनमें पीछे का यातायात देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो प्रयोग होता है पीछे के यातायात को देखने के लिए, जो साइड का मिरर होता है गाड़ियों में वह उत्तल दर्पण उसमें लगा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण है इसका जो प्रयोग है यह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, तो यह लास्ट प्रश्न था। तो इसके अलावा अन्य प्रश्न को भी हम अगला हमारा सेशन होगा उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।